बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का और जनरल नॉलेज का एक टॉपिक शेयर करते हैं जी, और वो है जापान पॉपुलेशन क्राइसिस। कि जापान में आबादी जो है उसके क्राइसिस पैदा हो चुके हैं, और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि भाई जापान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जो तरक्की में तो बहुत आगे जा रहा है, लेकिन ख़ानदानी सिस्टम उसका जो है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। और वहाँ पे जो बच्चों की पैदाइश है वो रिकॉर्ड लो जो है वो 2023 के अंदर देखी गई है। तो ये रिपोर्ट है, इसको डिस्कस करते हैं और जापान के अंदर देखते हैं कि क्या जो है वो आबादी के क्राइसिस अब पैदा होने जा रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं जी। अब देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि जो 2023 की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली जापान में जो बर्थ रेट है वो सबसे लो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और ये सबसे लो कब से रिकॉर्ड किया गया है? ये 1899 से, यानी 1899 से जो है आप ये कह सकते हैं जब से इन्होंने इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, स्टेटिस्टिक्स को, इस डेटा को जो है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम से अंदाजा किया जा रहा है कि भाई ये 1899 से पहली बार ऐसा हुआ। और ये कंसेक्टिवली 7 सालों से, पिछले 7 सालों से, यानी 2016 से आप कह लें कि ये डिक्लाइन का शिकार है। और इस टाइम पे उन्होंने इसको नाम दिया है क्रिटिकल स्टेट का, कि ये क्रिटिकल स्टेट है। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है उनके लिए कि उनकी स्टेट जो है वो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुकी है, कि ये ऐसे हालात हैं कि यहाँ पे अब स्टेट की डेथ हो जाएगी अगर ये हालात इसी तरह से चलते रहे। जी हाँ, रियासत की मौत। क्योंकि रियासत देखिए बेसिकली क्या है, अगर हम देखते हैं रियासत क्या है, तो हम ये कहते हैं रियासत जो है उसकी एक टेरिटरी होनी चाहिए, उसकी एक आबादी होनी चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा ही है। तो अब वहां पे टेरिटरी तो मौजूद है, जापान के जो इलाका है वो तो उसी तरह से रहेगा, ठीक है, वहां पे। लेकिन ये दो चीजें जो हैं, वहां पे आबादी खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? और वहां पे जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? ये जाहिर बात है, जब आबादी नहीं होगी तो गवर्नमेंट कौन करेगा? तो इसका मतलब ये एक इंतहाई क्रिटिकल स्टेट और एक सीरियस नौयत की बात जो है वो जापान अब फेस करने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है पिछले 7 से 8 साल से बिल्कुल जो है वो जापान की आबादी इसी तरह से लो जो है रिकॉर्ड की जा रही है। तो 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली 7,58,661 बेबीज जो हैं वो जापान के अंदर 2023 में जो है वो रिकॉर्ड किए गए, और जो कि 2022 के मुकाबले में 5.1% डिक्लाइन है। जी हाँ, सिर्फ एक साल में आप देख लें कि कितनी डिक्लाइन है, 5% के हिसाब से ये नीचे जा रही है। तो इसका मतलब 2024 में मजीद ये 5% नीचे चली जाएगी तो आबादी के साइड पे चली जाएगी। तो इतना ज़्यादा ये 1899 के बाद से जो है इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जो मैरिजेस हैं वो भी 5.9 पर ईयर जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं, ठीक है, यानी 4.5 लाख मैरिजेस रिकॉर्ड की गई हैं, आप ये कह सकते हैं। तो ये 2022 के मुकाबले में अगर इसका हम डाटा देखते हैं तो 2022 के मुकाबले में ये भी 5.9%। तो जो बच्चों की पैदाइश है वो 5.1%, और जो शादियां हैं वो 5.9% डिक्लाइन हो गई हैं। तो इसका मतलब जब शादियां ही नहीं हो रही तो अल्टीमेटली वहां पे फिर ये क्राइसिस डबल होते जाएंगे उनके लिए। तो इस टाइम पे जो है वो बहुत ही ज्यादा उन्हें जो है इस किस्म के क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और वहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे फिलहाल पैदा हो रहे हैं। आउट ऑफ वेडलॉक का मतलब ये है कि जो शादी के बिना बच्चे पैदा होते हैं, जो एक रिवाज चल पड़ा दुनिया के अंदर, तो उसी की बातचीत की जा रही है कि भाई किस तरह से जो है वो अगर बिना जो है वो शादी के बच्चे पैदा होते हैं तो ये क्राइसिस हम कैसे और कितने टाइम तक इसको सस्टेन करेंगे। तो ये चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तो ये अगर हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वहां की उनकी जो सोसाइटी है वो पेट्रलिस्टिक ट्रेडिशंस के ऊपर खड़ी है, ठीक है, यानी वो उन ट्रेडिशंस के ऊपर खड़ी है जहां पे आपने देखा कि जापान का एक फैमिली सिस्टम है। जापान हो गया, चाइना हो गया, ये ऐसे ममालिक हैं जो फैमिली को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, खास करके जो एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज हैं। तो ये एक क्राइसिस हम कह सकते हैं कि मौजूद है वहां पे, क्योंकि वहां पे जैसे वेस्ट का कल्चर है वो नहीं है। वेस्ट का कल्चर हम देख रहे हैं कि उस तरह का नहीं है, बल्कि एक फैमिली कल्चर है, एक पैटर्नलिस्टिक ट्रेडिशंस हैं। तो जाहिर बात है उनको फिर मेंटेन करना पड़ता है। तो फिर वहां पे भी जो कल्चर है आउट ऑफ वेडलॉक का, ठीक है, वो मौजूद है। तो इसलिए वो फिर अगर वो शादी करेंगे तो जाहिर बात है पूरा फैमिली सिस्टम या एक पूरा सिलसिला जो है वो जापान को मेंटेन करना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब उनकी अगर हम जापान की इस टाइम पे आबादी देखते हैं तो वो 125.7 मिलियन के करीब है, और ये 2021 का स्टेटिस्टिक है, ठीक है, कि इस टाइम पे 12.5 करोड़ के करीब उनकी आबादी है। लेकिन अब जाहिर बात है जो जापान टॉप 7 कंट्रीज के अंदर शामिल है और ये G7 का मेंबर है, तो जाहिर बात है जब टॉप 7 की इकोनॉमी है तो उसको उसी तरह से अपनी आबादी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अब सर्वे रिपोर्ट्स अगर हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सर्वे रिपोर्ट्स एक्चुअली में क्या कह रही हैं,
तो सर्वे रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भाई जो यंगस्टर्स हैं इस टाइम पे जापान के अंदर, वो इस टाइम पे जो है वो शादी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी चीज़ें, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस टाइम पे अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि लाइफस्टाइल के अंदर जो डिफरेंट आज हम देख रहे हैं लग्जरीज, इनको मैनेज करना ये आसान काम नहीं है। तो ब्लीक जॉब रिस्पेक्ट्स जो है, अगर हम उसको देखते हैं कि इतनी जो इस तरह की जॉब्स हैं जो बिल्कुल भी आपको छुट्टी नहीं देंगी, या आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप इस तरह की फैमिली सिस्टम को जो है वो लेके चलें, तो इसका मतलब ये है कि वहां की जॉब्स फैमिली सिस्टम जो है उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही यंग कपल्स के बीच में। ठीक है, ये क्राइसिस हम देख रहे हैं। इसी तरह से फिर जो उनकी लिविंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि जब लिविंग कॉस्ट बनेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और ये उनके लिए चैलेंजेस पैदा होंगे। बिल्कुल इसी तरह से उनके ट्रेडिशन के अंदर, यंग कपल्स के अंदर, जो बच्चों का रोना या बच्चों को संभालना जो है, बाहर लेके जाना, उनको खिलाना, जाहिर बात है बच्चों के लिए पूरा एक सोशल कल्चर चाहिए ना, तो ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, वो इस चीज को जो है वो कंसिडर करते हैं कि भाई ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए नोइसेंस है, बहुत ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। तो जब ये इतनी परेशान कुन सूरत हाल है तो अल्टीमेटली फिर उनके लिए जो है एक फैमिली सिस्टम को मैनेज करना ये बहुत मुश्किल है। अब अगर यहाँ पे ये ग्राफ आप देखें तो ये ग्राफ आपको क्या बताएगा कि यहाँ पे अगर हम जापान, और ये सिर्फ जापान का इशू नहीं है बल्कि हम साउथ कोरिया भी साथ में अगर देखते हैं, तो ये दोनों जो है वो ममालिक के अंदर हमें एक तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। साउथ कोरिया इससे भी ज्यादा स्फीयर क्राइसिस का शिकार है। ठीक है, लेकिन अगर आप जापान को देखें और ये आप 1950 से इस ग्राफ को स्टार्ट करें, तो 1950 में उनकी अगर एवरेज बर्थ थी तो वो 6% पे थी। ठीक है जी, इवन 6% से भी यहां ज्यादा गई हुई थी जापान की और साउथ कोरिया दोनों की। ठीक है जी, अब जापान की देखें वो तकरीबन 4% पे खड़ी है। उसके बाद साउथ कोरिया की डिक्लाइन आप देखें, यहां पे जो आपको लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है जी, इस लाइन में अब इस टाइम पे 2022-23 में ये -1% पे जा रही है। ठीक है, इसी तरह से जापान की जो लाइन है, अगर इसका ग्राफ देखते हैं तो वो भी उसी साइड पे जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों के जो ग्राफ हैं, बर्थ ग्राफ जो है, बर्थ चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है। तो जैसे अगर 2023 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अगर 5% वहां पे जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो आप ये देख लें कि 5% का सिर्फ एक साल के अंदर डिक्लाइन है, तो ये बहुत ज्यादा स्वेयर है। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर हम दुनिया के दूसरे ममालिक देखते हैं ना, या जैसे पाकिस्तान देखते हैं, पाकिस्तान में इस टाइम पे 3.1% पे हमारा जो है वो आबादी खड़ी है और ये टॉप पे है। ठीक है, हमारी आबादी पाकिस्तान के इस टाइम पे, आपने लास्ट टाइम मैंने एक कॉलम आपसे शेयर किया था, मिफ्ता साहब का एक आर्टिकल था डॉन के अंदर, तो उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया था कि 85 लाख बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं। और मुफ्ता साहब कह रहे थे कि भाई अगर 85 लाख बच्चे पैदा होंगे तो हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि हम जो है तरक्की करेंगे। तो अल्टीमेटली उनका शायद हमारे लिए तरक्की पॉसिबल ना हो, और उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म के, मिफ्ता इस्माइल ने जो है वो फैक्ट एंड फिगर्स दिए हुए थे, तो वो मैंने आपको शेयर किया था, होप सो आपने उसको रीड किया होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारी परसेंटेज 3.1 बन रही है, इंडिया की परसेंटेज 2.5 बन रही है, जो कि एक हेल्दी ग्रोथ है। लेकिन इस टाइम पे हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमारे क्राइसिस हैं, वो ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे लिए अल्टीमेटली हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा जो स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर, उसके लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं। अब अगर हम प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन में अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जापान के पास सिर्फ 6 साल हैं, ये जो उसका सिनेरियो पूरा चल रहा है, अगर उसने 2030 तक, आप ये कह सकते हैं, ठीक है जी, अब 2024 है, तो अगर 2030 तक इस ट्रेंड को रिवर्स ना किया और लोगों को जबरदस्ती शादियां ना करवाई, तो क्या होगा कि वो स्वेयर क्राइसिस में चला जाएगा। और जापान जो है वो, जैसे मैं आपको कहा कि क्रिटिकल स्टेट का नाम दिया, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोको शोडो जो है, इन्होंने क्या नाम दिया इसका जी, वो कहते हैं द बिगेस्ट क्राइसिस जापान फेसेस। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड जो जापान ने फेस की, ठीक है, आपने देखा वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जापान टोटली तबाह हो गया। ठीक है, 2 एटम बम उसके ऊपर गिराए गए, और उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करके दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमीज में लेके जाना ये आसान काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1945 के अंदर अगर वहां पे जापान तबाह हुआ और पाकिस्तान 1947 में बना, तो आज 1947 के बाद से पाकिस्तान और जापान के 2-2 सालों का इशू है। तो आप जापान देख लें, टॉप 7 के अंदर खड़ा है और पाकिस्तान टॉप 100 के अंदर भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्राइसिस तो मौजूद है। तो वो कहते हैं भाई हमारे लिए वर्ल्ड वॉर क्राइसिस नहीं थी, क्योंकि हमारी आबादी थी। उन्होंने क्या किया, रीबिल्ड किया, दोबारा से मुल्क को रीबिल्ड किया, और मुल्क आज बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। लेकिन अब आबादी जब खत्म हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसलिए उसे कहते हैं ये बिगेस्ट क्राइसिस है और एक क्रिटिकल स्टेट है। क्रिटिकल स्टेट का मतलब ये है कि इससे ज्यादा खौफनाक नौयत जो है वो किसी मुल्क के लिए पैदा नहीं हो सकती, जो इस टाइम पे जापान
जापान के लिए पैदा हो गई है। और वो कहते हैं देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, कि हमारे पास अब कोई टाइम नहीं है हम जाया करें, अगले 6 सालों में हमने जबरदस्ती की शादियां करवानी है, कपल्स को इंकरेज करना है, क्योंकि वो इससे पहले भी कोशिश कर रहे हैं कि कपल्स को इंकरेज करें, शादियां करवाएं, आबादी बढ़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि जो उनकी कॉम्पिटेटिव जॉब्स हैं वहां पे, ठीक है, आपको पता है मल्टीनेशनल जापान के अंदर मौजूद हैं, साउथ कोरिया के अंदर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो जापान साउथ कोरिया से आ रही हैं। तो उनकी जो कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट है वो सूट नहीं कर रही उनको, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो जाहिर बात है उन्हें जॉब छोड़ के बैठना पड़ जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। अगर स्टैटिस्टिक्स बर्थ देखते हैं हम, उसके अंदर हम डेटा देख रहे हैं तो 50 साल की बात की जा रही है कि 50 साल पहले ही वहां पे 2.1 मिलियन बच्चे जो है वो पैदा हो रहे थे, तकरीबन 21 लाख। 2.1 का मतलब क्या है, 21 लाख बच्चे सालाना पैदा हो रहे थे, ठीक है, जो कि अब ड्रॉप होके तकरीबन 7,60,000 पे आ चुके हैं। तो आप अंदाजा करें कितनी ज्यादा जो है वो डिक्लाइन हुई है, और 2035 के अंदर ये मजीद डिक्लाइन हो जाएंगे। तो इससे जो अभी उनकी आबादी है वो 125 मिलियन है, वो उससे भी मजीद नीचे आ जाएगी, और 30% उसके अंदर जो है वो हमें स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कमी आएगी, ठीक है, और 2070 तक जो है वो 87 मिलियन तक जो है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10 लोगों में से हर चौथा बंदा बूढ़ा होगा, ठीक है, 10 में से हर 14 बंदा बूढ़ा होगा, जाहिर बात है फिर इकोनॉमी को, कंट्री को कौन मैनेज करेगा। अब वो इसको इसलिए क्रिटिकली देख रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि उनका कंपटीटर कौन है, चाइना। क्योंकि देखिए पाकिस्तान जब भी अपने आप को देखता है वो किसके हिसाब से देखता है, इंडिया के हिसाब से, ठीक है, कि भाई इंडिया कहां पे पहुंचा, पाकिस्तान कहां पे पहुंचा। ये अलग बात है, अब हमारा जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो अब शायद हम जो है वो हमने एक उनकी सुपरविजन जो है, सबमिसिवनेस उनकी एक्सेप्ट कर ली और हम जो है डोमिनेंस की कंडीशन में आ चुके हैं। लेकिन ये है कि उनका जापान का और चाइना का आपस का एक राइवलरी है, तो उस राइवलरी के नतीजे में चाइना दुनिया की आपको पता है पहली बड़ी आबादी है, क्योंकि अब इंडिया हो चुकी है, तो चाइना की आबादी जो है 1.5 अरब के करीब है। वहां पे अगर जापान 15 करोड़ या 12 करोड़ की आबादी के साथ है और वो भी हर साल 5% के साथ डिक्लाइन हो रहा है, तो क्या वो इस सिक्योरिटी चैलेंज को मैनेज कर पाएंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि आपको पता है जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो चैलेंज लगा हुआ है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है या जो इंडियन ओशन है जिसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक के अंदर जो कंपिटिटर है, जो अमेरिका जिसको खड़ा करना चाहता है चाइना के अगेंस्ट में, वो सबसे पहला कंट्री जापान है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, पहले पे जापान है। तो जब जापान की आबादी कम हो जाएगी तो वहां पे जो चाइना है उसकी ग्रोथ मजीद आगे बढ़ेगी, उसको रोकने वाला वहां पे पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के अंदर कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब वहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी है उनकी, समझ रहे हैं ना, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज पैदा हो जाएगा। तो नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंज को मैनेज करने के लिए उन्हें जाहिर बात है रोबोट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है वो किस हद तक चीजों को मैनेज करेंगे। सो उनकी नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम पैदा हो चुका है कि अगर जापान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को आगे लेके जाना है और अपने आप को प्रिजर्व करना है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक स्ट्रांग मिलिट्री बनाए। अगर स्ट्रांग मिलिट्री बनाएंगे तो मिलिट्री कहां से बनेगी? लोगों से, लेकिन जब लोग ही नहीं है, आबादी नहीं है, तो लोग कैसे होगा? तो इसलिए उनको नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम इस टाइम पे पैदा हो चुका है। तो ये हालात चल रहे हैं जापान के और उसकी जो आबादी के क्राइसिस हैं उसके हवाले से, ठीक है। अब वहीं पे एट द एंड अगर हम डिस्कस करते हैं साउथ कोरिया को, तो साउथ कोरिया के अंदर भी हम देख रहे हैं इसी तरह से हालात चल रहे हैं। वहां पे जो रिकॉर्ड लो इस टाइम पे डिस्कस हो रहा है वो हो रहा है 0.72 इन 2023। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भाई एक बंदा भी कंप्लीट नहीं है 2023 के अंदर जो है। यहां पे अगर हम देखते हैं बच्चों की शरह के हिसाब से वो भी जो है वो 0.72 है 2023 का जो डाटा बता रहा है। तो यहां पे उनके लिए भी सीवियर क्राइसिस है, क्योंकि जो साउथ कोरिया है उसकी वॉर भी एक्चुअली में नॉर्थ कोरिया के साथ है। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि जो नॉर्थ कोरिया है इस टाइम पे वॉर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जैसे उसने रशिया को असला सप्लाई किया और रशिया से उसके अगेंस्ट में जो है वो चीजें ले रहा है अब, तो अल्टीमेटली रशिया और नॉर्थ कोरिया का जो अलायंस बन रहा है, ठीक है, बीच में चाइना भी है, तो ये जो ट्राइका बनेगा, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, रशिया का ट्रायंगल, ठीक है, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना। तो ये इस तरह से पावर बिल्ड हो रही है कि ये वर्ल्ड डायनेमिक्स जो है, ठीक है, जो वर्ल्ड डायनेमिक्स इस टाइम पे वेस्ट या डेमोक्रेटिक कंट्रीज लीड कर रहे हैं, अमेरिका या जो यूरोप है वो लीड कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जब यहां पे अलायंस बनेगा नॉर्थ कोरिया का, जैसे रशिया के साथ बन गया, साथ में चाइना ऐड हो गया, तो इसका मतलब इनको सबसे पहला थ्रेट किससे होगा? और इन ट्राइका से साउथ कोरिया को और जापान को, क्योंकि ये दोनों राइवल हैं इन वाले के। और वहीं पे अगर इनको थ्रेट है तो अल्टीमेटली फिर चाइना से अमेरिका को है, वहीं पे रशिया से जो है वो पूरी नेटो को है। सो इसका मतलब ये अलायंस जो है हम ये कह सकते हैं कि
एक साल में 2 साल में जो है वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट करने जा रहा है यहां पे, ठीक है। तो जब ये वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट होने जा रही है यहां पे साउथ चाइना सी के ऊपर, इस तरह से अलायंस हम बन रहे हैं और इतना ज्यादा असला जो है वो सप्लाई किया जा रहा है रशिया को, और उसके अगेंस्ट में वो केमिकल वेपन्स और नॉर्थ कोरिया को हेल्प कर रहा है कि वो अपना सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा, और सैटेलाइट और ये स्पाई सैटेलाइट होगा नॉर्थ कोरिया का पहला, जो कि साउथ कोरिया के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखेगा। सो इसका मतलब साउथ कोरिया के लिए भी उतने ही चैलेंजेस हैं जितने जापान के लिए हैं, ठीक है। और वैसे भी साउथ कोरिया आपको पता है बहुत एग्रेसिव कंट्री है, क्योंकि वो उसकी जो कम्युनिज्म का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। वहां की आपको ना न्यूज मिलेगी ना और कुछ मिलेगा, टोटल ब्लैकआउट होता है, तो वो क्राइसिस भी बहुत ज्यादा स्वेयर हैं। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि 2022 के मुकाबले में अगर हम देखते हैं 2023 में, तो 8% डिक्लाइन आया, यानी अब जापान का हम देख रहे हैं 5.1% है और साउथ कोरिया का 8% पे डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है, जो कि उनको जरूरत है स्टेबिलिटी के लिए 2.1% की, यानी एवरेज उनको जो जरूरत है वो 2.1 पे होना चाहिए इसको, जो पाकिस्तान ने पिछले 2-3 साल पहले उसकी मौजूद थी। अब फिर से वही रिवर्स स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब उनको जो है उनके लिए हालात बहुत डिफरेंट है। तो जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वो कर रही है, स्पेंड कर रही है जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऐसे इनिशिएटिव ले रही है कि जिससे इस चीज को टैकल किया जा सके, ठीक है, उनको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट दी जा सके कि किसी तरह से लोग इंकरेज हो इन चीजों के ऊपर, ठीक है, और उनका माइंडसेट जो है वो चेंज हो, क्योंकि अदरवाइज अगर डेमोग्राफिक चेंज पैदा हो गई तो उससे क्या होगा, बहुत क्राइसिस हो जाएंगे। फिलहाल इस टाइम पे पूरी दुनिया में जो साउथ कोरिया है उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, वहां पे जो एवरेज लाइफ है वो सबसे ज्यादा चल रही है बाकी दुनिया के ममालिक के मुकाबले में, लेकिन वो एट द एंड इस सेंचुरी के एंड पे जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो फिर कैसे इसको मैनेज करेंगे? तो इस टाइम पे ये दोनों ममालिक जो है इनकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो जुड़ी हुई है इनकी आबादी से, जाहिर बात है। तो जब नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको अगर उन्होंने प्रिजर्व करना है, और अगर ये चाहते हैं वर्ल्ड वॉर थर्ड जो है जो इनकी सर पे खड़ी है इस टाइम पे, नॉर्थ कोरिया, रशिया या चाइना के अलायंस के तौर पे, तो इस टाइम पे वेस्ट भी इनको इंकरेज कर रहा है इस बात के ऊपर कि भाई आप अपने लोगों को आगे बढ़ाएं और इस चीज को मैनेज करें, जापान को, साउथ कोरिया को, और ये बहुत स्वेयर क्राइसिस के अंदर जा रहे हैं। तो ये हालात जो है यहां पे बने हुए हैं, और अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो किस तरह से इस चीज को टैकल किया जाता है और किस तरह से अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर जब कोई चीज नेशनल सिक्योरिटी के इशू में आ जाए तो फिर क्या होता है, फिर ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि जिससे आप लोगों को फोर्सफुली वो काम करवाते हैं, ठीक है, यानी ताकत के बलबूते पे आप जोर लगाते हैं कि भाई अब आपकी चॉइस नहीं है, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक चॉइस थी आपके पास कि आपने शादी करनी थी और ये सारा सिलसिला मैनेज करना था, वो खत्म हो चुकी, क्योंकि आप जो है वो दुनिया की तरक्की में लगे रहे। अब हमारे लिए चैलेंजेस पैदा हो चुके हैं, सो इसलिए अब आपके ऊपर पाबंदी, जैसे अब देखिए चाइना ने वन चाइल्ड का जो पॉलिसी थी उसको एंड किया, ठीक है। अब इसी तरह से यहां पे इनके लिए भी जब चैलेंज है तो नेशनल पॉलिसी बनेगी, तो फिर उनके ऊपर कंपलसरी हो जाएगा कि आपने हर घर ने 2-2 3-3 4-4 बच्चे जो है पैदा करने हैं, उसके बिना जो है वो आपके लिए सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये हालात जो है वहां पे बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम उन्हें सजेस्ट ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आबादी भी ज्यादा है और यहाँ पे आपको पता है तबाही भी बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, तो यहाँ से भाई लोग लेके जाओ खुले, ठीक है। साउथ कोरिया तो वैसे ही जा रहे हैं, आपको पता है वहां पे कोरियन लैंग्वेज जब सीखी जाती है और वहां पे जो है वो लोगों को वीजा मिलता है, काफी हाई रेशियो की बन रही है। इसी तरह से जापान को भी हम कहेंगे यहां से लेके जाओ भाई, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आबादी किस लिए इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हालात चल रहे हैं भाई।